प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के अध्याय 2 में वर्णित साहित्यकार आनंद यादव द्वारा रचित उपन्यास जिसका शीर्षक है जूझ से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। आनंद यादव द्वारा रचित उपन्यास का शीर्षक जूझ। इस शीर्षक से इस पूरे कथानक की सूचना प्राप्त होती है। यह बहुत ही संक्षिप्त एवं कौतूहल वर्धक शीर्षक के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। जैसा कि जूझ का आशय होता है संघर्ष, जूझना, संघर्ष करना। इस पूरे के पूरे कथानक में कथानायक अपने जीवन में लगातार संघर्ष करता ही रहता है, जूझता ही रहता है और संघर्ष करते हुए वह सफलता के पथ पर अग्रसर होता है। केंद्रीय चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करती हुई यह जो कथा है, जिसमें कथानायक अपने पिता के साथ में जूझता है। उसके पिता उसे चौथी कक्षा में पढ़ने के पश्चात खेतीबाड़ी के काम में लगा देते हैं। लेखक डॉक्टर आनंद यादव पढ़ाई करना चाहते हैं। उनका यह मानना है कि पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो नौकरी लग जाएगी, जिंदगी भर भी यदि खेतीबाड़ी करेंगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला है। इस प्रकार आनंद यादव अपने पिताजी के साथ में सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए संघर्ष करते हैं। वे अपनी माताजी एवं दत्ताजी राव का सहयोग प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से उनके सहयोग से वे विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। विद्यालय में जब वे पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर साथ में जो भी सहपाठी होते हैं वे उनके साथ में कई प्रकार की शरारतें करते हैं। उनकी धोती खोस लेते हैं, उनका गमछा ले लेते हैं और इस प्रकार की शरारतें उनके साथ करते हैं। विद्यालय में भी उन्हें अपने सहपाठियों के साथ में जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और इसके अलावा उन्हें जब गणित का अध्ययन करना हो, कविताएं रचना हो इत्यादि कार्यों में भी वे जूझते हुए सफलता के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसका जो शीर्षक जूझ दिया गया है यह पूरी तरह से उपयुक्त है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आनंद यादव के उपन्यास से संकलित अंश का शीर्षक जूझ अत्यंत रोचक, संक्षिप्त, कौतूहलवर्धक तथा संपूर्ण कथानक का सूचक है। यह जो शीर्षक है जूझ, यह संपूर्ण कथानक की सूचना प्रदान करता है। जूझ का अर्थ है संघर्ष, जूझना, संघर्ष करना। कथानायक आनंद को पाठशाला जाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सर्वप्रथम उसे अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। इसमें उसे माँ का और दत्ताजी राव का सहयोग मिला। माँ और दत्ताजी राव के सहयोग से ही लेखक आनंद यादव विद्यालय जा पाया और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख पाया। पाठशाला में शरारती छात्रों से संघर्ष करने के बाद ही वह ठीक प्रकार से पढ़ने लगा। जैसा कि विद्यालय में उसके साथी सहपाठियों ने उसके साथ बहुत प्रकार की शरारतें करनी प्रारंभ कर दी। उसका गमछा खींचने लगे, उसकी धोती की लांग खींचने लगे और इस प्रकार से वे उसके साथ में शरारत करने लगे। पढ़ाई के दौरान उसे गणित विषय सीखने में तथा कविता रचने में भी संघर्ष करना पड़ा। इस प्रकार संपूर्ण कथानक में उसके संघर्ष का चित्रण हुआ है और उसमें उसे जीवन में सफल दिखाया गया है। इसलिए जूझ शीर्षक पूर्णतया उचित है। कथानायक पूरी तरह से जूझता हुआ अपने जीवन में सफलता तक पहुंचता है। इस प्रकार इसका शीर्षक जूझ पूरी तरह से उचित है। इस प्रकार से इसका शीर्षक जूझ पूरी तरह से उचित है। पाठ के शीर्षक जूझ से कथा नायक के जुझारू व्यक्तित्व तथा संघर्षशील चारित्रिक गुणों का भी पता चलता है। वह स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर, विद्यालय के माहौल तथा शिक्षा प्राप्ति के स्तर पर संघर्ष करता है। वह अपने खुद के व्यक्तिगत स्तर पर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब स्वयं चाहता है कि वह पढ़ाई करे तब ही वह पढ़ पाता है। उसके बाद उसे अपने परिवार का और अपने समाज का भी सहयोग चाहिए। इस प्रकार उसे अपनी माताजी का सहयोग मिला और उसे दत्ताजी राव का सहयोग मिला। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर
अपने पढ़ाई के लक्ष्य को यदि ठान ले तो उसे सफलता अवश्य ही मिलती है। यहाँ पर विद्यालय के माहौल तथा शिक्षा प्राप्ति के स्तर के लिए भी वह निरंतर संघर्ष करता है, निरंतर जूझता है। वह पढ़ाई एवं कविता रचना करने में भी समन्वय रखता है, पढ़ता है, कविता रचता है, और इस प्रकार से दोनों ही कामों में वह समन्वय रखता है तथा खेती के कार्य में भी पूरी तरह से संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ता है। उसके पिताजी ने कहा था कि 11 बजे तक, सूर्योदय से लेकर 11 बजे तक उसे खेतीबाड़ी का काम ही करना है। 11 बजे वह विद्यालय में पहुंचेगा, 11 बजे से 5 बजे तक विद्यालय में पढ़ेगा, और विद्यालय की छुट्टी होने के बाद भी वह सीधा फिर खेतीबाड़ी के काम में लग जाएगा। इस प्रकार से खेती के कार्य में वह पूरी तरह से संघर्ष करता हुआ ही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इस तरह जूझ शीर्षक से कथा नायक के जुझारू व्यक्तित्व को उजागर किया गया है तथा यही उसके चरित्र की प्रमुख विशेषता है। कथा नायक के व्यक्तित्व में जुझारूपन है, जूझना है, संघर्ष करना है। जूझ कर, संघर्ष कर ही व्यक्ति सफलता के शिखर तक पहुंचता है, और इस प्रकार से कथा नायक के व्यक्तित्व में यह प्रमुख रूप से विशेषता दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? लेखक के विद्यालय में मराठी के शिक्षक बहुत ही आत्मीय भाव के साथ में विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। जब वे कविता का पाठन किया करते थे, कविता पढ़ाया करते थे, तो कविता पढ़ाने के दौरान वे पूरी तरह से कविता पढ़ाने के कार्य में रम जाया करते थे। पूरी तरह से दत्तचित्त होकर के वे सहस्वर वाचन करते हुए, शारीरिक अंगों का संचालन करते हुए, चेहरे की मुख मुद्राओं का संचालन करते हुए, अभिनय करते हुए वे कविता पाठ करते थे, जिससे कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उसका अर्थ ग्रहण सहजता से ही हो जाए। इस पूरे के पूरे पाठ में हमने यह पाया है कि लेखक स्वयं भी कविता रच लेने के लिए बहुत आतुर था, और वह अपने मराठी शिक्षक द्वारा कविता गाने, उनके द्वारा कविता का प्रस्तुतिकरण करने से बहुत अधिक प्रभावित था। जब आनंद यादव अपने खेतों में पानी लगाते, ढोर चराते अथवा खेतीबाड़ी का अन्य कोई कार्य करते, उस दौरान भी वे अपने आसपास के रंगारंग परिवेश को देखकर, फूलों को देखकर, पक्षियों को देखकर, लहलहाते खेतों को देखकर तुकबंदी करते हुए कविता की रचना करते, और कविता को बहुत जोर जोर से वे गाते। इस प्रकार से धीरे धीरे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। जब वे कविताएं रचते, अपने मराठी शिक्षक को उनको दिखाते और उसमें आवश्यक संशोधन करते हुए वे उन कविताओं को और अधिक बेहतर बना लेते। उनके मराठी शिक्षक ने भी उनको कई जगह पर 6ठी और 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के समक्ष भी सहस्वर कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा कुछ समारोहों में भी उन्होंने कविता वाचन किया। इस प्रकार से उनका आत्मविश्वास कविताओं के प्रति बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता चला गया, और स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में पैदा हो गया। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेखक के मराठी विषय के शिक्षक नवा सोंद लगेकर कविता के अच्छे रसिक और मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में कविता का लय गति के साथ सहस्वर वाचन करते थे। उनके सहस्वर वाचन एवं चेहरे के हाव भाव आदि को देखकर कथानायक बहुत प्रभावित हुआ, और वह भी खेत में काम करने या पशु चराने के दौरान मराठी शिक्षक के समान ही हाव भाव एवं अभिनय के साथ कविता पाठ करने लगा। जैसा कि वे अपने मराठी शिक्षक से के द्वारा कविता पाठ सुनते हुए अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करते थे, उनके मराठी शिक्षक हाव भाव के साथ में सहस्वर वाचन करते हुए, अभिनय करते हुए कविता पढ़ाया करते थे, और यह कथानायक को बहुत अधिक पसंद आया करता था। कथानायक स्वयं भी जिस प्रकार उनके मराठी शिक्षक कविताएं गाया करते थे, कथानायक स्वयं भी उसी प्रकार से कविताओं की रचना करते हुए उनको ऊंचे स्वर में गाया करता था। इस प्रकार उसके मन में कविता रचने की इच्छा जागृत हुई तथा वह भी आसपास के रंगारंग परिवेश, खिले हुए फूल और लहलहाते खेतों को देखकर तुकबंदी करने लगा। अपने मराठी शिक्षक की देखा देखी वह भी कविताओं की रचना करने लगा। उसका जो परिवेश था, रंगारंग परिवेश उसके आसपास था, पक्षी थे, फूल थे, लहलहाते हुए
खेत थे और इस प्रकार से वह अपने आसपास के रंगारंग परिवेश, जिसमें पक्षी थे, फूल थे, लहलहाते खेत थे, उनको देखकर वह भी तुकबंदी करने लगा। वह मराठी शिक्षक से कवियों के बारे में, कविता रचने के नियमों के बारे में और छंद अलंकार आदि के संबंध में ज्ञान प्राप्त करता रहा। किस प्रकार से कविताओं की रचना की जाती है, छंद अलंकारों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, अलग अलग कौन कौन से कवि हैं जिन्होंने किस प्रकार की कविताओं की रचना की है, इन सब बातों की जानकारी वह अपने मराठी शिक्षक से प्राप्त करता रहता था। विद्यालय में छठी सातवीं के छात्रों के सामने तथा एक समारोह में उसने सहस्वर कविता पाठ भी किया। मराठी शिक्षक से अन्य कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से उसका यह आत्मविश्वास बढ़ता गया कि वह तुकबंदी करते करते अच्छी कविता रचने में समर्थ हो सकता है। इस प्रकार से जब उसने छठी और सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों के समक्ष कविता वाचन किया, एक समारोह में उसने कविता पाठ किया, इस बात से उसका आत्मविश्वास और बढ़ता चला गया। मराठी शिक्षक का मार्गदर्शन उसे लगातार प्राप्त होता रहा। मराठी शिक्षक से वह अन्य कवियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करता हुआ कविता रचने के क्षेत्र में आगे बढ़ता चला गया और उसका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ता चला गया और वह तुकबंदी करते करते अच्छी कविताओं की रचना करने लगा। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, श्री सोंद लगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। मराठी शिक्षक श्री सोंद लगेकर के अध्यापन में बहुत ही सहजता थी, सरसता थी एवं प्रभावशीलता थी। जब वे कविताओं का अध्यापन कराया करते थे तब वे हाव भाव, गति यति, सहस्वर वाचन के साथ में अभिनय करते हुए वे कविताओं का अध्यापन कार्य कराया करते थे, जिससे कि बच्चे सहज ही उन कविताओं का अर्थ ग्रहण कर सके। जब वे कविताओं का वाचन करते थे तो पूरी तरह से हाव भाव का, आरोह अवरोह का और उस के कविता के अंतर्गत निहित भावों का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए वे काव्य पाठ किया करते थे और इस प्रकार से जो उनकी कविताओं का वाचन था, आरोह अवरोह के साथ कविताओं का गाना था, सहस्वर वाचन करते हुए यति गति के प्रयोग के साथ में कविताओं का प्रयोग करना था, यह कथा नायक आनंद यादव को बहुत अधिक अच्छा लगता था। इस प्रकार से आनंद यादव भी कविताएं रचने के लिए उत्साहित हुए और वे भी मराठी शिक्षक के मार्गदर्शन में कविताओं की रचना करने लगे। जैसा कि श्री सोंद लगेकर पूरी तरह से कविताओं के साथ जुड़ जाते थे, कविता मर्मज्ञ थे, कविता रसिक थे और वे कविताओं का गायन करते समय एक बहुत बेहतरीन रचनाकार के रूप में अभिनय करते हुए कविताएं पढ़ाया करते थे। उन्हें अंग्रेजी और मराठी की बहुत सारी कविताएं भी कंठस्थ याद थी और वे लगातार अपने आप को एक प्रभावी शिक्षण विधा के साथ में जोड़ते हुए विद्यार्थियों के समक्ष कविता पाठ करते और कविताएं पढ़ाया करते थे। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, श्री सोंद लगेकर पाठशाला में मराठी के शिक्षक थे। उनके अध्यापन में बहुत सी विशेषताएं दिखाई पड़ती है। वे कविता पढ़ाते समय एकदम रम जाते थे और बहुत ही अच्छे ढंग से कविता का लय, गति आदि के साथ सहस्वर वाचन करते थे। जब वे कविता पढ़ाते, कविता में पूरी तरह से रम जाते, सहस्वर वाचन करते हुए, आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए वे अभिनय करते हुए कविता पाठ किया करते थे। ये कविता के रसिक थे, इस कारण सुरीले स्वर में भावमग्न होकर कविता वाचन करते थे। साथ ही ऐसा अभिनय एवं हाव भाव करते थे जिससे कविता का अर्थ बहुत ही सहजता से ग्रहण हो जाए। जब वे कविताएं गाया करते थे, कविता का वाचन किया करते थे, कविता पाठ किया करते थे, तब वे अभिनय और हाव भावों का पूरी तरह से प्रयोग करते थे, जिससे कि वह कविता पूरी तरह से सुनने वाले पाठकों को आत्मसात हो जाए, सुनने वाले पाठक उन कविताओं का अर्थ सहजता में ही ग्रहण कर ले। उन्हें पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय गति को
अच्छी तरह से वे जानते थे। वे स्वयं भी कविता रचते थे और कभी कभी छात्रों को अपनी कविता भी सुनाया करते थे। वे छात्रों को भी कविता के सस्वर वाचन के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे छात्रों को भी कहते थे कि उन्हें भी कविताओं का सस्वर वाचन करना चाहिए। और आनंद यादव भी उनके मार्गदर्शन में ही जब वह अपने खेत में काम करता, ढोर चराता, तब वह बड़ी ऊंची आवाज में कविताओं का सस्वर वाचन करता। कई बार तो आनंद में भर करके वह नाचने भी लग जाता था। लेखक को उन्होंने एक समारोह में कविता पाठ के लिए भी प्रेरित किया था। इन सब विशेषताओं के परिणाम स्वरूप अपने शिक्षक के अध्यापन कौशल व कविताओं से प्रभावित होकर ही लेखक कविता रचना कार्य के प्रति आकृष्ट हुआ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? लेखक आनंद यादव जब कविता गाया करते थे या कविता की रचना करते थे, उससे पहले जब वे खेती का काम करते थे, ढोर चराया करते थे, तब उन्हें काम करने के दौरान किसी गपशप की या किसी बातचीत करने वाले व्यक्ति की, हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता महसूस होती थी। यानी वे एकांत में अपने खेती के काम को करने में थोड़ा सा असहज महसूस करते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कविताओं के प्रति लगाव और कविताएं गायन करना शुरू किया, तो अब उन्हें खेती बाड़ी के काम करते समय पूरी तरह से अकेलेपन में ही आनंद का अनुभव होने लगा। अब उन्हें किसी दूसरे की सहायता की या दूसरे की किसी की हंसी मजाक की या बातचीत की आवश्यकता नहीं थी। अब तो वे अकेलेपन में ही पूरी तरह से आनंद में सरोबार होकर कविताओं का गायन करते थे। कविताओं का गायन करते करते वे थुई थुई कहकर नाचने भी लग जाते थे। इस प्रकार से कविताओं के प्रति लगाव से पहले तो वे अकेलेपन के भाव से भर जाते थे और उन्हें अकेलापन खटकता था। लेकिन जैसे ही वे कविताओं के साथ लगाव कर बैठे, कविताओं के साथ उनका जुड़ाव हुआ, उसके बाद अकेलापन उन्हें आनंद के भाव से भरने लगा। उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में पूरी तरह से बदलाव आया। अब तो लेखक को अकेलेपन में आनंद की प्राप्ति होने लगी, क्योंकि वह ऊंची आवाज में कविताओं को गा सकते थे और उन गाई हुई कविताओं के साथ साथ वह थुई थुई कहकर नाच भी सकते थे। इस प्रकार से कविताओं के लगाव के पश्चात अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में पूरी तरह से बदलाव आ गया। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को ढोर चराते हुए, खेतों में पानी लगाते हुए या दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। लेकिन कविता के प्रति लगाव हो जाने के बाद उसे अकेलेपन से ऊब नहीं होती थी। अब वह अकेलेपन में रहने को अच्छा मानने लगा था, ताकि वह ऊंची आवाज में कविता गा सके, कविता के भावों के अनुसार अभिनय कर सके, ऊंची आवाज में कविता गा सके, उस कविता में जिस प्रकार के भाव हैं उनके अनुसार से वह अभिनय कर सके। इस प्रकार से अकेलापन अब उसे आनंद प्रदान करने लगा और गाते गाते थुई थुई कर नाच सके, गाते समय कविता का गायन ऊंचे स्वर में कर सके, वह अभिनय कर सके और गाते गाते वह थुई थुई कर नाच सके। इस प्रकार अब उसे अकेलेपन में पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव होने लगा। अब वह कविता रचने के लिए तुकबंदी भी करने लगा। अकेलेपन को लेकर अब लेखक की धारणा में यह बदलाव आ गया कि वह एकांत को आनंद प्राप्ति का अवसर मानने लगा और इस प्रकार से वह अब अकेलेपन में आनंद का अनुभव करने लगा। प्रश्न 5, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दीजिए। पढ़ाई लिखाई के मामले में लेखक का जो रवैया था वह पूरी तरह से उचित था, क्योंकि लेखक का यह मानना था कि पढ़ाई लिखाई करना श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक है। यदि वह पढ़ लिख जाएगा तो नौकरी लग जाएगी और जीवन सहजता से आनंद पूर्वक व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि खेती बाड़ी जीवन भर करने के बाद भी हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। इस प्रकार से वह पढ़ाई लिखाई कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहता है। इस प्रकार से लेखक का रवैया पूरी तरह से सही है।
है और वह अपने माताजी और दत्ताजी राव के सदप्रयासों से अपने पिता को समझाने में सफल रहा और वह विद्यालय में जाकर अध्ययन करने लगा। दत्ताजी राव का रवैया भी पूरी तरह से सही था, क्योंकि जैसे ही लेखक और उसकी मां दत्ताजी राव के पास में गए और उनसे उन बच्चे को पढ़ाने के बारे में कहा, तो दत्ताजी राव ने सहजता से उनकी बात को सुनकर स्वीकार कर लिया और फिर आनंद यादव के पिता को पूरी तरह से फटकारते हुए कहा कि इस बच्चे की पढ़ाई लगातार जारी रखनी होगी और यदि इसके पिता पढ़ाई को रोक दे तो वह तुरंत दत्ताजी राव के पास आ जाए। इस प्रकार दत्ताजी राव ने आनंद यादव की पढ़ाई को लगातार जारी रखने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। दत्ताजी राव का रवैया भी पूरी तरह से सही था। लेखक के पिता का रवैया किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लेखक के पिता तो सारा दिन बाजार में रखमाबाई के साथ में गुजार दिया करते थे और खेतीबाड़ी के काम में उन्होंने अपने बेटे को लगा दिया था। वह साथ ही यह भी चाहते थे कि उनका पुत्र खेतीबाड़ी का काम करे, पढ़ाई लिखाई करके क्या रखा है। वह अपने बेटे को कहते थे कि तू पढ़ लिख कर कौन सा बैरिस्टर बन जाएगा। इस प्रकार से पढ़ाई लिखाई न करवाना और पुत्र को खेती के काम में झोंक देना, यह पूरी तरह से लेखक के पिता का पढ़ाई लिखाई के प्रति अनुचित रवैया था। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमारे विचार में पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था तथा लेखक के पिता का रवैया पूरी तरह से अनुचित था। लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ना चाहता था। लेखक चाहता था कि वह पढ़ लिख कर अच्छे जीवन को जिए, अच्छा जीवन उसका बनेगा तभी जब वह पढ़ लिख जाएगा। उसकी सोच थी कि पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, चार पैसे हाथ में रहेगा, विठोबा अण्णा की तरह कुछ काम धंधा रोजगार कारोबार किया जा सकेगा। जिस प्रकार विठोबा अण्णा धंधा और कारोबार करते हैं, उसी प्रकार से वह भी कुछ धंधा कारोबार कर पाएगा। उसका यह सोचना भी सही था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। पढ़ाई लिखाई के संबंध में दत्ताजी राव का रवैया भी पूरी तरह से उचित कहा जा सकता है। इसी कारण उन्होंने लेखक के पिता को समझाया और कथानायक को पाठशाला न भेजने की बात पर धमकाया और बच्चे को अगले ही दिन से यानी कथानायक को अगले ही दिन से पढ़ाई के लिए भेजने का निर्देश दिया। इसमें लेखक के पिता यानी जो दादा है, उनका रवैया पूरी तरह से गंवई गंवार जैसा दिखाई पड़ता है। वह स्वयं बाजार में रखमाबाई के साथ अपना सारा समय गुजारता था तथा खेती का सारा काम बेटे से करवाता था। वह उसे पढ़ने से रोकते हुए कहता था, तू बालिस्टर नहीं होने वाला है। अपने बेटे को पढ़ाई से रोकते हुए वह कहता था कि तू पढ़ लिख कर बालिस्टर नहीं बनेगा, बैरिस्टर नहीं बनने वाला है। पुत्र को खेती में लगाने और उसकी पढ़ाई रोकने में उसका रवैया सर्वथा अनुचित था। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता, अनुमान लगाएं। यदि दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माताजी झूठ नहीं बोलते तो लेखक को फिर खेतीबाड़ी ही जीवन भर करनी पड़ती। जीवन भर वह खेतीबाड़ी के काम में ही लगा रहता, उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती। यदि वह पढ़ लिख नहीं पाता तो वह साहित्य के साथ भी जुड़ाव नहीं कर पाता, कविताओं की रचना नहीं कर पाता, उसका जीवन बहुत सुंदरतम नहीं बन पाता और इस प्रकार से वह खेतीबाड़ी के काम में ही लगा रहता। क्योंकि इस का यह विचार था, कथानायक का ऐसा विचार था कि यदि वह पढ़ लिख जाएगा तो नौकरी लग जाएगी और नौकरी लग जाएगी तो उसके हाथ में चार पैसे आएंगे, यानी उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो जाएगा। खेतीबाड़ी करने से तो जन्म भर में भी कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इस प्रकार से दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां ने झूठ बोलकर अपना यानी कथानायक का जीवन ही सुधारा है। अगर वह झूठ का सहारा नहीं लेते
तो उन्हें यानी कथा नायक को जीवन भर खेती बाड़ी का काम ही करना पड़ता, ढोर ही चराने पड़ते और इस प्रकार से पशुपालन करते हुए, खेती का कार्य करते हुए ही उन्हें अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेखक और उसकी मां ने दत्ताजी राव से मिलकर कहा कि हमने यहां आकर ये सभी बातें कही है, यह लेखक के पिता से मत कह देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। इसी प्रकार लेखक की मां ने अपने पति से झूठ कहा कि साग भाजी देने के लिए देसाई सरकार के यहां गई थी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे स्वामी को जरा इधर भेज देना। इस प्रकार झूठ का सहारा लेकर लेखक के पिता को दत्ताजी राव के पास भेजा गया। मेरा अनुमान है कि यदि वे दोनों झूठ का सहारा नहीं लेते तो लेखक अपनी पढ़ाई लगातार जारी नहीं रख पाता। तब लेखक को जन्म भर खेती के काम में जुटे रहना पड़ता। लेखक जीवन भर खेती का काम करता, पशुपालन का काम करता, ढोर चराने का काम करता। इस तरह झूठ न कहने से लेखक के जीवन पर बुरा असर पड़ता और जैसे ही माँ और लेखक स्वयं दोनों ने मिलकर के इस प्रकार से दत्ताजी राव से मिलकर के कहा, तो उनके पिता ने यानी दादा ने उसे पढ़ने के लिए विद्यालय भेजा और इस प्रकार से लेखक यानी आनंद यादव अपने जीवन में साहित्य के साथ जुड़े, कविताएं करने लगे और उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो पाया। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने आनंद यादव द्वारा रचित उपन्यास जिसका शीर्षक है जूझ से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम साहित्यकार ओम थानवी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ताज जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।